टिप्टान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सप्लाई की जो वैल्यू होती है और उसके ऊपर कैसे हम टैक्स को इंपोज करेंगे, कौन सी वैल्यू है, कौन सी अमाउंट है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, जीएसटी को डिवाइड करेंगे। वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कंपोजिशन स्कीम डिस्कस कर चुके हैं, इवन हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, आईजीएसटी के बारे में, नेचर ऑफ सप्लाई के बारे में, इवन टाइम ऑफ सप्लाई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था विद इतने एग्जाम्पल ये थे। उम्मीद करूंगी आप सभी ने ये वीडियो देखी होगी, तभी आप इस वीडियो में पहुंचे होंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अब आज हमें पता है क्या जानना है, वो अमाउंट जानना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, जीएसटी को लिवाई करना है, जीएसटी को इंपोज करना है, जीएसटी की जो अमाउंट है, टैक्स की अमाउंट, उसको कैलकुलेट करना है, देन फाइनली हम क्या करेंगे, उसको पे करेंगे, राइट। अब ये अमाउंट कितनी होगी, तो नॉर्मल सी बात है, हमें टैक्स की परसेंटेज लगानी होगी, है ना, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। और टैक्स की परसेंटेज किसके ऊपर लगती है बच्चे, उस प्रिंसिपल प्राइस के ऊपर लगेगी जो हमने पे किया होगा, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एड वैलोरम कंसेप्ट, हमारा हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज हमने एग्जाम्पल के साथ की है। आज चैप्टर नंबर हमारा 11 डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ओके। आज हम प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा लेंथी है बट इजी है। देखो जैसे कि हमारा 10th चैप्टर बहुत लेंथी था बट इजी था, है ना, इसी तरह से ये भी चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट हाँ इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग वे से करेंगे जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर किया था। अब यहाँ पर देखो हमने इस वैल्यू को डिफाइन करना है जिसके थ्रू हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे उस सप्लाई के ऊपर, चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो रही है, चाहे वो सप्लाई हमारी सर्विसेज की हो रही है, ओके। अब वैल्यू हमेशा किसके ऊपर डिफाइन होती है, टैक्स की, जो टैक्स हमेशा किस में लगता है, परसेंटेज में लगता है, ठीक है। और आपको एक मैंने कंसेप्ट समझाया था, जो जीएसटी के अंदर जो कंसेप्ट था एड वैलोरम बेसिस, इसका मतलब क्या है पता है, एक अमाउंट जिसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज लगती है, जिसके बाद हम क्या कहते हैं कि ये अमाउंट हमारी टैक्सेबल अमाउंट है जो कि जीएसटी की है, राइट। तो कहने का मतलब हमें एक वैल्यू चाहिए होगी, देन उसके बाद हम परसेंटेज लगाएंगे, चाहे वो 12% है, 5% है, 18% है, 28% है, या फिर मैक्सिमम जितना हम एक्सीड कर पाते थे वो है 14%, राइट। तो यहां पर इस वैल्यू को डिफाइन करेंगे, इस वैल्यू को सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन किया गया है सीजीएसटी एक्ट के दौरान। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, मेरे साथ साथ रिकॉल करना, सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर 2017 के अंदर। क्या कहता है सेक्शन 15, वो बताता है कि कैसे हम वैल्यू को डिसाइड करेंगे, कैसे हम उस अमाउंट को डिसाइड करेंगे कि ये जो है वैल्यू क्या है, हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, हमारी जीएसटी की रेट लगाएंगे। देन इसको फिर हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2), सेक्शन 15(3), सेक्शन 15(4), सेक्शन 15(5). इन पांचों को लर्न करने की एक इजी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। एक तो कहता है कि जिसमें आपने ट्रांजैक्शन की है, दैट मींस जिसमें आपने ट्रांजैक्शन की है उसी को क्या मान लो, ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो, ट्रांजैक्शन वैल्यू उसे मान लो जो कि आपने क्या किया, एक्चुअल में पेड किया, दैट मींस उस प्राइस को मान लो जो आपने पे किया है, ओके। सेक्शन 15(b) क्या कहता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कुछ एक कंपल्सरी इंक्लूजन बोली है, कंपल्सरी ये बोला हुआ है, कंपल्सरी इंक्लूजन है, दैट मींस कंपल्सरी ये बोला है कि ये आपको तो ये इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। यहां पर इंक्लूडिंग का पॉइंट बोला है सेक्शन 15(2) में, और कुछ एक पॉइंट है जो कि आपको एक्सक्लूड करने ही होंगे, वो आपको सेक्शन 15(3) में बोला गया है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो आपने एक्चुअल प्राइस पे किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कहता है कि आपको कंपलसरी है इनको इंक्लूड करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार ऐसा होता है ना कि पेनल्टी दी होती है, फीस दी होती है, लेट फीस जमा करते तो आफ्टर ड्यू डेट का जो अमाउंट पे करना पड़ता, तो उनके बाद जो टोटल अमाउंट बनती है ना उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सेक्शन 15(3) क्या कहते हैं कि कुछ एक पॉइंट है जो कि आपको एक्सक्लूड करके ही क्या करना होगा, जीएसटी लगाना होगा, वो टैक्सेबल अमाउंट होगी।
नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि ये अगर कहता है कि अगर सेक्शन 15 1 2 3 इन तीनों में से अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, देन यहां पर रूल डिफाइन किए गए हैं, रूल 27 से लेकर रूल 35 तक ये डिस्कस करेंगे। इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर ये रूल भी काम नहीं आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन के हेल्प से होगा क्या, दैट मींस नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है स्पेसिफिक कुछ आइटम्स के ऊपर, तो आप वो वहां पर अप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? ये था पूरा का पूरा चैप्टर। अगर मैं आपको टू द पॉइंट अगर ऐसे कंसाइज करके बताऊं तो अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि इन डेप्थ में इन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस टैक्सेबल वैल्यू को निकालेंगे सप्लाई की, चाहे वो सप्लाई हमारी गुड्स की हो रही है चाहे वो सप्लाई हमारी सर्विसेज की हो रही है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आपको बता देती हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले सेक्शन 15 है, राइट, देन फिर उसके बाद है कंपल्सरी इंक्लूजन है, जो कि आपको इसके आपकी जो वैल्यू के अंदर हमेशा ऐड करने ही होंगे। देन उसके बाद है एक्सक्लूजन, दैट मींस एक्सक्लूडिंग पॉइंट, मतलब कि इससे बाहर रखने होंगे, जैसे कि हमारा डिस्काउंट हो गया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। और देन उसके बाद आ जाते हैं रूल सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अंदर जो डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद आ जाती है वैल्यू इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड सप्लाई। जब स्पेसिफाइड सप्लाई होती है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है अगर अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ द जीएसटी। ओके, इस सेक्शन 15(5) में टोटल इसमें 5 ही सेक्शन डिफाइन किए गए हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। चलो, तो जो अभी आपको मैंने एग्जांपल के साथ समझाया वो एज इट इज आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि जीएसटी इज आल्सो टैक्स इज पेबल ऑन एड वल्नरेबल बेसिस, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीएसटी एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ये जानना है कि उस वैल्यू के ऊपर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि उसकी वैल्यू क्या है। समझ पा रहे हो कि कहने का मतलब उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल अमाउंट क्या है, जिसके ऊपर आप क्या करने वाले हो, जीएसटी लगाने वाले हो। तो जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उस सप्लाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू अपॉन विच, हमेशा एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी रेट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, किस लिए कि कैलकुलेट किया जा सके टैक्स जो कि हमें पे करना है। इट सर्व एज द बेसिस ऑफ द कैलकुलेटिंग द जीएसटी अमाउंट लिवाई ऑन द पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर इसको मैं और अच्छे से तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा है, ठीक है, यू बाय अ मोबाइल फोन ₹10,000, ठीक है। The value of the taxable supply of the scenario would be the ₹10,000। इस टाइम आपकी जो आपने एक्चुअल अमाउंट पे की उस मोबाइल के प्रति वो कितनी है, 10,000। कभी आपने बिल देखा है, जीएसटी का जो बिल होता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो जीएसटी का बिल होता है उसमें क्या लिखा होता है, 10,000 यहां पर। देन उसके बाद यहां पर ऐड किया होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अगर आपकी सप्लाई इंट्रास्टेट होती है। इन केस आपकी जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट होती है तो इंटरस्टेट होगी तो क्या लगता है, आईजीएसटी। और वो आईजीएसटी किसके ऊपर लगता है, इस प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट में लगता है, राइट। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, 18% मैंने क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। तो यहाँ पे 18% में अगर जीएसटी लगाऊं तो मेरे पास कितनी अमाउंट होगी है, 1800 रुपए होगी। मुझे ये भी पे करनी है, ये भी पे करनी है, तो मुझे एक्चुअल अमाउंट कितनी पे करनी होगी, 11,800 रुपए। तो टोटल बिलिंग ऐसे आती है ना आती। तो यहां पर क्या कहते हैं कि इस टाइम हमारी जो मेन अमाउंट थी जिसके ऊपर हमारा जीएसटी लगा, जिसके बाद हमें पता लगा कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, फिर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में पता लगा। ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इज द, जो टैक्सेबल सप्लाई हमारी क्या है, 10,000 रुपए है, जिसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 18% क्या लगा दिया, हमने जीएसटी लगा दिया है, ठीक है। और वो अमाउंट कितनी बन गई है, 1800 रुपए बन गई है। टोटल प्राइस, अब हमारे पास जो टोटल प्राइस क्या है,
जो कि कस्टमर को पे करना है वो 11,800 होगा, ना कि 10,000, क्योंकि 11,800 में क्या क्या इंक्लूड है, 10,000 भी इंक्लूड है जो कि मोबाइल की एक्चुअल प्राइसिंग थी, और 1,800 भी इंक्लूड है जो कि हमारा जीएसटी है। यहां पर आपको इस जो चैप्टर का जो बेस है वो समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें क्या जानने की बात कर रहे हैं, उस प्राइस के बारे में जानने की बात कर रहे हैं जो हम क्या करते हैं, एक सप्लायर को पे करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? दैट मीन्स हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा सप्लायर है इसने हमें कितने का सामान दिया और कितने इसके अंदर जीएसटी की रेट अप्लाई होगी। जीएसटी की रेट अप्लाई करने के लिए हमें एक बेस चाहिए। वो बेस क्या है? आपका बेस है बच्चे वो प्राइस, वो अमाउंट जितने का वो क्या है, सामान है, वो गुड्स है, वो सर्विसेज है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मीन्स की जीएसटी के लिए हमें क्या चाहिए, ये बेस चाहिए, वो अमाउंट चाहिए। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 15 क्या कह रहा है, सीजीएसटी एक्ट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। सीजीएसटी रूल 2017 कंटेन अ प्रोविजन रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड टू डिफरेंट पर्सन। क्या कह रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग लोगों के ऊपर क्या लग जाते हैं, कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए, उन प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 15 डिफाइन किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। क्या? इफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर आपकी जो वैल्यू है ना सप्लाई की, मीन्स की जो हम अमाउंट की बात कर रहे थे, वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे थे, जिसके ऊपर हम क्या लगा रहे थे, जीएसटी की रेट लगा रहे थे, राइट। इस अमाउंट के क्या, इस जो सप्लाई की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की जा रही है ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक तो ये है, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू को बेस ना मान रहे हो। इफ द सप्लाई वैल्यू ऑफ द सप्लाई कैन नॉट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर क्या नहीं कर रहे हैं, सप्लाई की जो वैल्यू है वो नहीं निकाल रहे। तीसरा क्या है कि वैल्यूएशन इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड सप्लाई। स्पेसिफाइड सप्लाई किसके केस में था, सेक्शन 15(5) के अंदर मैंने बताया था ना कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो इशू करेगी विद द हेल्प ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ जीएसटी, राइट। तो यहाँ पे 3 बेसिस पे क्या किया गया है, सेक्शन 15 को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर 3 सेक्शन है। क्या कहते हैं, सेक्शन 15(1) इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15(2) जो कि स्पेशल कंपल्सरी इंक्लूजन की बात करते हैं। सेक्शन 15(3) जो एक्सक्लूडिंग की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद करूंगी आपको नजर आ रहे होंगे। सेक्शन 15(1) क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, जो टैक्सेबल सप्लाई की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी ट्रांजेक्शन वैल्यू की। बट यहाँ पे भी कुछ 3 कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि कंपल्सरी है। इसके अंदर आपके 5 पॉइंट है जो आप नॉर्मल, ये पता है कैसे पॉइंट है जो आप डेली रूटीन में देखते हैं और कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किए, ये वैसे पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 15(3) क्या कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। जब हम वैल्यू ऑफ द सप्लाई को ले रहे हैं ना तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वो पॉइंट कौन सा है, डिस्काउंट का। डिस्काउंट कैसे तरह का वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन 15(4) क्या कहता है कि जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द सप्लाई वो रूल्स के ऊपर बेस्ड है। रूल कौन कौन से, 27 से लेकर 35 तक हमारे रूल डिफाइन है, ठीक है, जिसको हम रूल 1 to 9 भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, सेक्शन 15(5) सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, जो कि नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी, यहां पर सबसे पहले हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं, सेक्शन 15 ऑफ द जीएसटी बिल लॉ laid down the valuation aspect under the GST which explain the value of the taxable supply of the goods and services or both which taxable tax is payable। यहाँ पे ये रूल्स अगेन डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहली पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या माना गया है, वैल्यू मानी गई है टैक्सेबल, जिसके हम क्या कंसीडर करेंगे, हम टैक्सेबल वैल्यू कहेंगे जिसके ऊपर जीएसटी लिवाई होगा। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या है, उस वैल्यू को बोला गया है जो एक्चुअल में आपने क्या की है, वो पे की है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज प्राइस एक्चुअली पेड।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइस आपने एक्चुअल में दिया है या फिर आपको देना चाहिए था जो कि सप्लायर ने बोला हुआ था, ठीक है। मैंने जब अभी आपको एग्जांपल दिया 10,000 रुपए का आपने फोन खरीदा है, तो यहाँ पे जो 10,000 रुपए है ये प्राइस जो है वो क्या है, एक्चुअल है, जो उस गुड्स का वो बता रहा है। इसके ऊपर क्या मानेंगे हम, अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, जिसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, यहाँ पे दो कंडीशन बोली गई है, क्या कि आपके जो सप्लायर है ना और आपके जो रिसिपिएंट है, मीन्स की बेचने वाला और खरीदने वाला आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, पार्टनर्स का रिलेशन होता है, जैसे कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स की दुकानदार अलग है, सप्लायर अलग है, जो खरीदने वाला है वो अलग है। क्योंकि अगर रिलेशन नजर आए ना तो कहीं ना कहीं जो प्राइस होता है ना प्रोडक्ट का वो कम चार्ज किया जाता है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपको अगर सेकंड हैंड बाइक लेनी है, अगर आप ये सोच रहे कि अपने चाचा जी से ले ले, अपने मामा जी से ले ले, अपने फूफा जी से ले ले, तो क्या होगा, जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा ना उससे 5-6 हजार रुपए आप उससे कम ही चार्ज करेंगे, आपसे कम चार्ज किया जाएगा, है ना, राइट। तो इसलिए बोला गया है अगर ट्रांजेक्शन की जा रही है उसके अंदर जो सप्लायर है और जो आपका रिसिपेंट है दोनों के दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। सोल कंसिडरेशन का मतलब पता है क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जैसे कि यहाँ पे फोन खरीदा था, ठीक है, चलो ठीक है, जो सप्लायर है वो आपके जान पहचान वाला नहीं है, आप भी उसके जान पहचान वाले नहीं है, ठीक है, आपने फर्स्ट कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। बट सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो प्राइस होना चाहिए ना वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक मोबाइल फोन खरीदा है, ठीक है, तो उसके बदले में कुछ और नहीं होना चाहिए। मींस कि ये नहीं है कि आपके पास जैसे कि एक और फोन रखा है, आप उसके बदले में नया फोन लेके जा रहे हो, आपने थोड़े से पैसे मिलाने पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नया फोन खरीदा है तो आपको केवल एक तरफ से फोन जाना चाहिए, दूसरी तरफ से कैश जाना चाहिए, बीच में ऐसे कोई नॉन कैश आइटम नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, ठीक है, जिसके कारण उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, ठीक है। दो कंडीशन यहां पे रखी गई है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द सप्लाई सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्शन वैल्यू कंसीडर की जाएगी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो। फर्स्ट जो कंडीशन क्या थी कि जो रिसिपिएंट है जो सप्लायर है वो आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए, जो प्राइस होना चाहिए वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मीन्स की फोन आ रहा है और उसके बदले में पैसे जा रहे हैं, ये नहीं है कि फोन आ रहा है और उसके बदले में एक फोन जा भी रहा है और उसमें आप केवल 5,000 रुपए ही मिला रहे हो, कि 5,000 रुपए का पुराना फोन चला गया, 5,000 रुपए आपने मिला दिए, फिर उसका आपके बाद आपके नया फोन आ गया। ऐसी सिचुएशन में ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर। अब जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना, तो यहाँ पे एसेंशियल है ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले यही बात लिखी हुई है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि for the levy of the tax in the GST system determination of there is a taxation value जरूरी है, सॉरी ट्रांजेक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करना ये जरूरी है। यहाँ पे वही एग्जांपल है, सेम एज इट इज वही एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। क्या कह रहा है कि जो प्राइस है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो आपने एक्चुअल में पे किया है, ठीक है, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले बनता भी है। ये नहीं है कि आप उसके बदले में कुछ और सामान को दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हो, मिस्टर ए बाय अ मशीनरी फ्रॉम द मिस्टर बी फॉर ₹20,000 इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज मेंशन दैट मशीनरी कॉस्ट इज 20,000। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जो मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सी बाय द सेलर विच मे बी वर्थ ऑफ ₹80,000। अब आपको एक बात बताइए, आपको अगर आपने कोई अमेजोन से सामान खरीदा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपए और उसके साथ में डिलीवरी चार्ज भी लगा दिए हैं 60 रुपए, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा पैकिंग भी लगाई है, आपने वो भी लगा दी है मान लो 40 रुपए, तो आपके जो सामान है वो कितने का लग गया, आपका कितने का, ऐसे कहते हैं ना कितने, ये तो मेरा सामान इतने का पड़ा है भाई, 3100 रुपए का सामान है। तो आपने क्या किया है, जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं उस सामान को इंस्टॉल करने में, असेंबल करने में, वो सारा का सारा खर्चा आप ओवरऑल बताते हो। तो यहाँ पे ये क्या कहा हुआ है कि मशीनरी को
घर तक पहुंचाने के लिए सेलर ने क्या किया, उस टैक्सी को अरेंज किया है और टैक्सी के जो पैसे हैं 800 रुपए लग गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो मिस्टर बी है, सॉरी मिस्टर ए है, जिसने मशीनरी को खरीदा है, उसे कितने पैसे देने होंगे? या वो 20,000 देगा या 20,800 देगा? नॉर्मल सी बात है 20,800 देगा। अगर आप 20,000 रुपए देके गए तो कहीं ना कहीं गलत बात होगी, एक सेलर नाराज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ वही पैसे कहीं और वसूली कर सकता है ना। तो यहां पर जो मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू मिस्टर बी को 20,800 रुपए पे करे। नॉट ओनली द प्राइस ऑफ मशीनरी बट ऑल्सो द एक्सपेंडिचर ऑफ इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सप्लाई, द टैक्सी एक्सपेंडिचर ऑफ ₹800 रुपए भी उसको दे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी मानेंगे जब दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसका यही है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के यही बातें कह रहे हैं कि जो सप्लायर जो रिसिपिएंट है वो दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, और अगर उसके साथ कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो उसको उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। इज इट क्लियर? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जो रिसिपिएंट है, जो सप्लायर है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, राइट? मैं यही बोल रही हूँ। तो ऐसे कौन कौन सा रिलेशन है जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे? दैट मीन्स ये लीगली बोला गया है, डीम किया गया है कि रिलेटेड पर्सन इनको बोलेंगे, जैसे कि ऑफिसर और डायरेक्टर का रिलेशन होता है, जैसे पार्टनर्स का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, ओनर का रिलेशन होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है, अगर ओनर का कंट्रोल या फिर होल्ड कर रहा है 25% किसी अदर कंट्री, सॉरी अदर कंपनी के अंदर, और उसमें वो सामान बेच खरीद रहा है, तो उसे हम रिलेटेड पर्सन के अंदर कंसीडर करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी टैक्सेबल वैल्यू नहीं कहलाएगी। ओके? और कंट्रोल अगर किया जा रहा है किसी और के आपस में एक दूसरे के द्वारा या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उनको दबाया जाए, जैसे कि होता है ना कि आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, ठीक है, लाइसेंस वहां पे बनता है जब तक आप 4 व्हीलर का बनवाने जा रहे हो या फिर 2 व्हीलर का बनवाने जा रहे हो, तो वहां पे गाड़ी या फिर जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी है, आपको चला के दिखानी होती, राइट? तो अगर आपने उसको, आपको चलानी नहीं आती फिर भी आप बनवाना चाह रहे हो, तो क्या होता है कि थर्ड पार्टी से आप बात करते हैं जो कि आपको भी जानता है, और उस लाइसेंस बनाने की अथॉरिटी को, या फिर मैं कहूं कि जो डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, डॉक्यूमेंट पास करता है, उससे उसकी जानकारी रिलेशन है, संबंध है, कहीं ना कहीं आपका काम कराने में आपकी मदद करेगी। अगर ऐसा है जिसके कारण आपका काम आसान हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कंट्रोल तो हो रहा है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, है ना? तो ऐसा कुछ है तो वहां पे भी हम उसे क्या मानेंगे, रिलेटेड पर्सन मानेंगे, और जो उसके द्वारा जो वैल्यू होगी वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं कहलाई जाएगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है? अगर फैमिली मेंबर है उनकी बात की जाए, या फिर दोनों के दोनों मेंबर, जो कि सप्लायर है, रिसिपिएंट है, वो थर्ड पार्टी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी वो रिलेटेड पर्सन कहला जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ रिलेशन नजर आता है तो वो उनके द्वारा की गई ट्रांजेक्शन और उनकी जो वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं कहलाई जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे पता है आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि कहीं ना कहीं आपको आपकी बुक से करने चाहिए, और इवन मैं कहूंगी जब तक एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा ना तब तक आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए इज अ सेलिंग टूल एंड द हार्डवेयर लाइक दैट इज अ ड्रिल स्प्रेड हो गया, ठीक है? ये सारे के सारे सेल कर रहे हैं टूल्स को। इट सेल्स अ पावर ड्रिल टू मिस्टर बी फॉर ₹10,000. The open market value is 20,000. Calculate the value of the supply under the GST in the following two situation. अब पहली बात तो देखो क्या कह रहा है कि जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने इनको सामान बेचा और इन्होंने सामान खरीदा और पेमेंट की इसको 10,000 रुपए की, बट इस सामान की जो एक्चुअल वैल्यू थी, मार्केट जो वैल्यू थी, वो कितनी है? 20,000 रुपए। कंडीशन जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल की जो सिचुएशन दी हुई है, समझ में आ गई? देन क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हेन द बायर एंड द सेलर आर नॉट रिलेटेड, ये कहते हैं कि जब बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है तो हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी जिसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे कौन सी होगी? वो 20,000 होगी या फिर हमारी 10,000 होगी, 10,000 होगी। नेक्स्ट बोलता है कि व्हेन द बायर एंड द सेलर आर रिलेटेड पर्सन, अगर वो दोनों रिलेटेड पर्सन हुए तो
तो हम क्या 20,000 को मानेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, हम उसको 10,000 मानेंगे। समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन के अंदर जब बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होते तो उस कंडीशन में हम उसी पॉइंट को मानेंगे जो फेयर कंसिडरेशन उन्होंने दिया है आपस में। दैट मीन्स उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है जिसके कारण उन्होंने पैसे कम दे। कौन ऐसा सेलर होगा भाई बिना रिलेशन के भी आपसे कम चार्ज कर रहे हैं, नहीं होगा ना। तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई इसे मानेंगे। अगर इन केस जो सप्लायर और जो रिसिपिएंट है वो रिलेटेड है, आपस में जानते पहचानते हैं, और जानने के कारण मैंने कहा कि जो मार्केट वैल्यू ना 20,000, उस फोन की 20,000 रुपए है, बट आपके फूफा जी ने क्या कर दिया, आपको वो फोन क्या है 10,000 रुपए में दे दिया, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हुआ ना। एक तो टैक्स भाई इसके ऊपर आए, जीएसटी इसके ऊपर लगे 18%, एक जीएसटी इसके ऊपर लगे भाई 18%, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ना। और गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया जब जब हमें नुकसान होगा कहीं ना कहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी हम एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो एक्चुअल में चल रही है। इज इट क्लियर? आंसर क्लियर हो गया? आंसर क्लियर हो गया कि व्हेन अगर बायर रिलेटेड नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 10,000 को मानेंगे, अगर रिलेटेड है तो हम 20,000 को क्या मानेंगे, उसकी टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे। इस सिचुएशन के अंदर यही बताएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन, पहला पॉइंट तो दो कंडीशन समझाई थी ना। कंडीशन क्या थी कि रिसिपेंट एंड द सेलर दोनों रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब पहले का एग्जांपल ले लिया हमने, दूसरे का और एग्जांपल ले लिया। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। तो एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स क्लाइंट है ऑफ पंजाब, कहता है मिस्टर वाई को, चार्टेड अकाउंटेंट को ऑफ द दिल्ली, टू बी अपीयर इन द ट्रिब्यूनल फॉर दिस मैटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहली बात कि फीस जो है मिस्टर वाई की कितनी है, 3 लाख रुपए प्लस टैक्सेस है। सेकेंड सिचुएशन कहता है कि मिस्टर वाई की जो फीस है 2.5 लाख रुपए है प्लस टैक्सेस। आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, फर्दर मिस्टर वाई आस्क्ड। अब ये देखो मिस्टर एक्स का क्लाइंट, मिस्टर एक्स क्लाइंट है किसका, मिस्टर वाई का, और इसका केस मिस्टर एक्स का केस लड़ रहा है मिस्टर वाई, ठीक है जी। और इस केस में उसने फीस क्या कर दी है, 2.5 लाख कर दी है। क्यों? ये कहता है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कहता है कि टू प्रोवाइड द फ्री एडमिशन ऑफ हिज सन इन द स्कूल रन बाय हिम, जो स्कूल तुम चला रहे हो उस स्कूल में मेरे बेटे को क्या कर दो, आप फ्री में एडमिशन दे दो। पर जो एडमिशन की कॉस्ट थी ना वो 75,000 थी। समझ पा रहे हो, एडमिशन की कॉस्ट थी 75,000 रुपए, और इन्होंने क्या कहा कि एक केस में तो क्या ले रहा है, 2.5 लाख रुपए ले रहा है, एक केस में ले रहा है 3 लाख रुपए ले रहा है। इसमें तो कोई अदल बदल नहीं है, 3 लाख के बदले वो उसको सर्विस करके दे रहा है, जो काम है वो करके दे रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या कर रहा है कि सर्विस तो दे रहा है पर बदले में क्या कर रहा है, उसको 75,000 रुपए में जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बेटे का एडमिशन करवाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अदल बदल हो रही है। तो इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू उसे नहीं मानेंगे जो हमें दी गई है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या मानेंगे, जो हमारी ओपन मार्केट में है ना, या फिर हम इन दोनों को प्लस करके की बात की जा रही है। अब गवर्नमेंट को किसका फायदा है, गवर्नमेंट को किस में फायदा है, 3 लाख में फायदा है, या फिर इन दोनों को प्लस करके मैं बताऊं तो 3,25,000 रुपए बनेगी। किसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने में फायदा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें कलेक्ट करने में फायदा है। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें जो जीएसटी की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपए होगी, और जो सेकंड सिचुएशन है उसमें जीएसटी की जो वैल्यू होगी टैक्सेबल वैल्यू वो 2.5 लाख प्लस 75,000 होगी हमारी वैल्यू। इज इट क्लियर? तो 3,25,000 रुपए हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल। ओके जी, क्लियर है, समझ में आ गया। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हमारा यहां पर हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के बारे में। क्या कहते हैं कि कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको अपनी जो वैल्यू है, वैल्यू जो है उसके अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि मान लो जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसमें लिखा हुआ है कि 28 तारीख आपको क्या मिला है, बिल मिला है, और उसमें लिखा हुआ है 1,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है। और उसने वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि ड्यू डेट हमारी है 5 तारीख नेक्स्ट अगले मंथ की, ठीक है। अब ड्यू डेट अगले मंथ की 5 तारीख है, अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको 1,040 रुपए आपको देने पड़ेंगे।
ठीक है। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको देती हूं कि अगर आप विद इन अ ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट अगर आप पेमेंट कर देते हो तो यहां पर जो चार्जेस के अमाउंट होंगे तो वैल्यू आपकी यही कंसीडर की जाएगी, राइट। अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे तो नॉर्मल सी बात है आपको पेमेंट इसकी करनी पड़ेगी, है ना। अब हम बात क्या कर रहे थे, प्राइस हमें जानना होता है कि जो हमें एक्चुअल में पे करते हैं, एक्चुअल पेबल अमाउंट की बात कर रहे हैं, है ना। अब सिचुएशन दोनों में सेम है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स लगा है, फीस लगी है, या फिर मैं कहूं कि आपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि आपने कमीशन चार्ज कर लिया, पैकेजिंग एक्स्ट्रा करवाई है, इंटरेस्ट देना पड़ा, या फिर पेनल्टी देनी पड़ी जो पेमेंट लेट करने के कारण, तो उन ऐसी अमाउंट को आप क्या करेंगे, आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें आपको उन सब को ऐड करना होगा। देन उसके बाद वो जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस अदर देन द जीएसटी। पता है क्या कह रहा है, जैसे कि अभी भी कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनके ऊपर अलग कंसेप्ट लगता है, ठीक है। और जो लेक्योर ह्यूमन कंजप्शन जो पॉइंट है आपका जो, ठीक है, वो भी आपका क्या है, उनका अलग कंसेप्ट है। हम एग्जांपल ले लेते हैं तंबाकू का, उसके ऊपर क्या है, अलग ड्यूटी लगती है, ठीक है। ठीक, मैं मान लेती हूँ उसके ऊपर जैसे कि 100 रुपए का ये प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ड्यूटी लगी है 50 रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पर अब जीएसटी एप्लीकेबल पॉइंट कौन सा होगा, 100 रुपए होंगे या फिर 150 रुपए होंगे। अभी मैंने बताया कि जितने भी अगर टैक्स, ड्यूटी, फीस आपके ऊपर लग रही है अदर देन द जीएसटी, जीएसटी लगने से पहले की बात की जा रही है, उसके बाद की नहीं, उससे पहले की बात की जा रही है, उस टाइम अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का फीस, चार्ज, ड्यूटी लगे, उसको हम एक्चुअल वैल्यू में उसे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। समझ में आया? चलो कोई नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल इंक्लूड एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस levied under the any law for the time being in the force other than CGST, SGST, UT, ठीक है, एक्ट एंड द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट। अगर इन चारों को छोड़ के अदर कोई भी अगर आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आप एक बार और समझने की कोशिश कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द सप्लाई कैसे डिफाइन की गई है। ऑल द टैक्सेस, इन सब के अंदर आप क्या करेंगे, इन सबको इंक्लूड करेंगे। क्या चीज नहीं इंक्लूड होगी इसके अंदर, वो सभी टैक्सेस जो कि आते हैं किसके अंदर, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट। ओके, समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल आपको यहीं पे दिया हुआ मैंने सिगरेट का। सिगरेट के अंदर जो तंबाकू कंटेन होता है, मतलब उसके अंदर जो डला होता है, उसके ऊपर अलग ड्यूटी लगती है, राइट। तो उस अलग ड्यूटी के लगने के कारण जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसके अंदर उस ड्यूटी को ऐड करेंगे, देन वो जो टोटल अमाउंट होगी वो जीएसटी के ऊपर, जीएसटी की अमाउंट उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लाई। कई बार ऐसे खर्चे होते हैं जो रिसिपिएंट क्या करता है, सप्लायर के बिहाफ पे कर देता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कभी भी गाड़ी करते हैं, ठीक है, आपको कहीं जाना है, जैसे कि आपको हरियाणा से दिल्ली जाना है, ठीक है, आप क्या करते हैं, ट्रेन, बस में अपना ट्रैवल नहीं करना चाहते, आपने क्या किया, आपने गाड़ी को बुक किया। गाड़ी को बुक करने के बाद आपने उसका एक्चुअल प्राइस जाना, उसने कहा कि मैं वहां के कम से कम 4,500 या फिर मैं कहूँ 5,000 रुपए क्या लेगा, वो लेगा, ठीक है जी। अब वो कहता है कि साथ में ही जितने भी बीच में टोल आएंगे, टोल टैक्स समझते हो, जिसमें जो टोल टैक्स कटता है, जितने भी टोल आएंगे उन टोल की जो चार्जेस है आपको खुद देनी पड़ेगी। दूसरा, जो मेरे चाय पानी का खर्चा होगा ना, वो भी आपको देना है। तो नॉर्मल सी बात है, जो रिसिपिएंट है, जो गाड़ी में बैठा है, उसको ये सारे के सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, तभी तो वो जान पाएगा ना उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितने में पड़ गई वो गाड़ी भाई, है ना। तो ऐसा होता है कि जब क्या करते हैं रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ क्या करता है, जब अपनी उसकी जो एक्सपेंसेस है वो इनकर्ड कर लेता है, तो उन सबको हम ऐड करके तभी हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल अमाउंट निकालती है, टैक्सेबल सप्लाई निकालती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लाइबल टू पे द
अमाउंट और एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसी अमाउंट हो सकती है, ऐसा एक्सपेंसेस हो सकता है जो कि सप्लायर का था बट वो पे किसने किया है, रिसिपिएंट ने पे किया है। इफ द अमाउंट इज पेड, इफ द अमाउंट इज नॉट इंक्लूड इन दीज एक्सपेंसेस इन द प्राइस, अगर प्राइस में वो इंक्लूड नहीं किए तो जरूरी है कि उसको इंक्लूड करे, तभी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने एक, ये एग्जाम्पल एक फर्म में ऑडिट करवाने का। अगर कोई फर्म ऑडिट करवा रही है और उस ऑडिट की जो फीस है वो 1 लाख रुपए है, और साथ ही साथ जिस फर्म ने ऑडिट करवाया है उसने क्या करवाया है, एक टैक्सी को भी बुक करवा दिया उसके लिए, और जिसका प्राइस 8,000 रुपए है, तो नॉर्मल सी बात है उस फर्म को जिसने सर्विसेज रिसीव करी है, दैट मीन्स रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, तो उसे क्या करने पड़ेंगे, क्या वो केवल 1 लाख की पेमेंट करेगा, नहीं ना, उसके लिए तो 1 लाख रुपए तो कहां चले गए, 1 लाख रुपए तो उस ऑडिट फर्म के पास चले गए और 8,000 रुपए उस टैक्सी वाले पर्सन के पास चले गए, बट उसको तो ऑडिट कितने में पड़ गई भाई, 1,08,000 में। तो इस सिचुएशन के अंदर 1,08,000 क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बी पार्ट हमारा। नेक्स्ट आ जाता है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि आप कोई भी आप एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हैं तब ये एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको एक नॉर्मल पिज्जा की बजाय आपको चीज वाला पिज्जा चाहिए, आपको काफी सारी वेजिटेबल्स वाला पिज्जा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए अलग, मान लो कि एक सिंपल चीज वाला पिज्जा भी है, ठीक है, और आपको अगर एक्स्ट्रा चीज डलवानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा एक्सपेंसिव जो कि इंसिडेंटल होता है, जो कि कहीं ना कहीं पैकेजिंग के भी होते हैं, कमीशन के जो चार्जेस होते हैं वो आपके मेन सप्लाई में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए ने क्या किया है, एक 4,000 रुपए का गिफ्ट खरीदा है, तो मिस्टर ए ने क्या कहा कि इसके अंदर कुछ एक स्पेशल पैकेजिंग कर दो जिससे कि वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, मैं लेके जाऊं तो मेरी पर्सनैलिटी क्या हो जाए, थोड़ा सा और डेवलप हो जाए, मैं जहां लेके जा रहा हूं मेरी वहां पे वैल्यू बन जाए, ठीक है। वो तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सप्लायर कहता है कि मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बट उसके पैसे लगेंगे भाई, वो कहते कोई नहीं लगा दो, तो उसको वो उस टाइम जो गिफ्ट है वो कितने रुपए का लग गया भाई, 4,500 रुपए का, तो ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मींस का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा कमीशन, कोई भी ऐसा पैकेजिंग चार्जेस जो कि कौन चार्ज करता है, वो अमाउंट चार्ज करता है बाय द सप्लायर एट द टाइम, या तो उसी टाइम या फिर बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले जो अमाउंट आपसे चार्ज की जाती है उसे जरूरी है कि आप उसे इंक्लूड करें, ठीक है, क्या करें, आप इसको इंक्लूड करें इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, देन जीएसटी को क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेइंग द पेमेंट, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन डी के बारे में बात कर रहे हैं। पता है क्या कह रहा है कि अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो आपने चालान कटवाना था, ठीक है, आपने कटवाया नहीं, आप उस चीज के, आपको बोला गया था कि आप 3 तारीख से पहले आप चालान कटवा लो, बट आप गए 5 तारीख को, तो नॉर्मल सी बात है वो 2 दिन लेट है, तो 2 दिन लेट के आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। आपका चालान था मान लो 2,000 रुपए का, अब इंटरेस्ट जो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो 800 रुपए की लगी है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 2,800 रुपए, 2,800 रुपए। ओके, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैम पता नहीं इतनी देर से क्या करवा रही है, अभी तक फिनिश ही नहीं हो रहा है ना। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंदर हमने 2 ही कंडीशन पढ़ी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर अब हमारे क्या चल रहे हैं, सेक्शन 15(2)(a) चल रहा है, सेक्शन 15(2)(b) हमने डिस्कस किया, सेक्शन 15(2)(c) हमने डिस्कस किया, सेक्शन 15(2) हमने डी अब डिस्कस किया, सेक्शन 15 और 2E अब हमारा रहता है, ठीक है। ये हमारा किसके ऊपर था कि जितनी भी हमारी क्या है अमाउंट बनती थी उनको हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर इंक्लूड किया था, जो भी जैसे कि हमारे टैक्सेस हो गया, ड्यूटी हो गया, सेस हो गया, फीस हो गया, चार्जेस हो गए। सेक्शन 15(2)(b) क्या कहता था कि जितना भी एक्सपेंसेस जो कि रिसिपिएंट ने अपने बेसिस पे, सप्लायर के बेसिस पे चार्ज किया है वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। सेक्शन 15(c) क्या कहता है सबसेक्शन 2 के साथ सी कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी आपके क्या होंगे, यहाँ पे इंक्लूड होंगे, और इंटरेस्ट एंड पेमेंट हमारा सेक्शन 16D कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है सब्सिडीज का। अब आपको काफी स्कीम के अंदर सब्सिडीज मिलती होंगी, राइट।
सब्सिडीज कहने का मतलब कि आपको जो भी आपको जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है सब्सिडीज, उनकी बात नहीं की जा रही, अदर देन द गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, जैसे कि एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर आपको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसे क्या होता है ना कि जो सिलेंडर क्या होता है, मान लो मैं लेके चल रही हूँ छोटा सा एग्जांपल कि आपका 110 रुपए का है, ठीक है, वैसे है नहीं इतना, 110 रुपए का क्या है सिलेंडर है, आपको 1100 रुपए का मान लेते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको 100 रुपए सब्सिडीज दी, तो सिलेंडर की जो वैल्यू आपके ऊपर कितनी बढ़ गई है, वो 1000 रुपए आ चुकी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि जो एक्चुअल वैल्यू है सप्लाई की वो कम हो गई है, जिसके कारण आप जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, 1000 के ऊपर होगा या 1100 के ऊपर होगा, ऑब्वियस ही बात है 1000 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडीज है उसको इंक्लूड नहीं किया, अदर देन द गवर्नमेंट सब्सिडीज है उनको क्या है वापिस हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्चुअल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, देन हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी की जो रेट है एप्लीकेबल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे ग्राफ की मदद से भी जो ये पिक्चर बनाई हुई है इसकी मदद से भी आप समझ सकते हैं। देखो सब्सिडीज जो प्रोवाइड की जाती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एनजीओ के द्वारा कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि हमें इंक्लूड करनी है नहीं करनी, दो बातों पर, क्या वो सीधा डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड है या वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अगर वो प्राइस से रिलेटेड है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी सब्सिडीज मिलती है ना तो उसको इंक्लूड करेंगे, ना ही उसको इंक्लूड करेंगे जो अदर देन मिलती है बट वो प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो उसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे हम अपनी एक्चुअल वैल्यू में। दैट मीन्स ओनली जो प्राइस से रिलेटेड सब्सिडीज है जो कि प्रोवाइड की गई है अदर देन गवर्नमेंट, दैट मीन्स एनजीओ ने जो सर्विसेज सब्सिडीज हमने प्रोवाइड की गई है उन्हीं के ऊपर क्या करवाया जाएगा, हमारी सप्लाई के अंदर उसकी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आप इसको यहां से भी पढ़ सकते हैं, पूरा शॉर्टकट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनके द्वारा सब्सिडीज प्रोवाइड की गई है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये अदर देन द गवर्नमेंट है तो वो डायरेक्टली प्राइस से लिंक होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के पॉइंट के ऊपर। बहुत छोटा सा पॉइंट है, क्या कहता है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो हमें एक्सक्लूड करने होंगे, जो कि हमारा डिस्काउंट का है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट से क्या समझते हो, डिस्काउंट काफी तरह के होते हैं, ये देखो मैंने आपके लिए, आप इनको रीड कर सकते हो। डिस्काउंट, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है डिस्काउंट की, वो ट्रेड डिस्काउंट एंड क्वालिटी डिस्काउंट की बात की जा रही है। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, आगे क्या होता है, होल सेलर होता है, देन उसके बाद रिटेलर होता है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को सामान दे रहा है, ठीक है, और ये जो होलसेलर है सामान क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं खरीद रहा है, ज्यादा ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है, तो उस टाइम हमें क्या, उनको क्या दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाती है ऐसा डिस्काउंट जो हम क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं। ठीक है, जो कस्टमर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदता है, लार्ज ज्यादा मात्रा में सामान खरीदता है एक शॉपकीपर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, तब उनको क्या किया जाता है, क्वालिटी डिस्काउंट दिया जाता है। इज इट क्लियर? अब इनके डिस्काउंट की बात की जा रही है, ये डिस्काउंट कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होते, ये हमेशा एक्सक्लूड किए हुए हैं। ओके, अब इनके ऊपर भी पॉइंट लिखे हुए हैं क्या, when calculating the goods and service tax in India, the tax is applied to the value of supply which is essential to the total price paid for the goods and services। ये जरूरी है जानना कि आपको ये पता हो कि आपने टोटल प्राइस कितना पे किया है उस सर्विसेज के रिगार्डिंग, उस गुड्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, ऑफ द CGST एक्ट डील कर रहा है उन सभी एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट के बारे में जो कि हमें अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले एग्जाम्पल के पहले हम एक पिक्चर के साथ समझते हैं, तभी आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। कौन कौन से पॉइंट है जो हमें बाहर रखने हैं, डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ
टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपको सप्लाई देने से पहले या फिर उसी टाइम डिस्काउंट दिया है, क्या उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे? नो, इसको तब भी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम ये तो पढ़े ना कब कौन सी कब इसको एक्सक्लूड करेंगे। या तो आपको आपने मान लो कि आपने जो शर्ट खरीदी है, कोई भी शर्ट है और जो पैंट है वो 1000 रुपए की है, ठीक है, आप उस सामान को खरीद रहे हैं, या तो आपको उसी टाइम पता चल जाए कि आपको 1000 की नहीं, वो आपको 900 की लगेगी, या फिर जब आपने सामान खरीद लिया है तब आपको पता चले कि 900 रुपए की पैंट आपको लगी है। उस केस में उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, उस डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बात आती है कि अगर आपको बाद में पता चले तो क्या उसको इंक्लूड करेंगे? देखो, नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ 2 कंडीशंस आर मीट। अगर आपको ये बाद में पता चल रहा है कि भाई मेरे को तो डिस्काउंट मिला है इस सामान को खरीदने में, वो बाद में पता चल रहा है, तो उसको हम इंक्लूड तभी करेंगे जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। देन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनके बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो गया हो कि आपको जो सप्लाई दी जाएगी वो डिस्काउंट के बेस पे मिलेगी और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल में दी जाएगी। क्या कह रहे हैं कि एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ द सप्लाई एंड डिस्काउंट इज लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइस। आपका जो इनवॉइस के अंदर आपको पता लग रहा है कि हाँ आपको डिस्काउंट मिला जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, अब आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 100, तो अगर आपने इस इनपुट के ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट लिया होगा, जो आपके बैंक में जो क्रेडिट हुआ है उसका जो बेनिफिट आपने जो लिया हुआ है 100 रुपए के ऊपर, अगर वो आपने वापस लौटा दिया है सरकार को, तब ही क्या मिल सकता है आपको, ये टोटल वैल्यू में से निकल सकता है। दैट मीन्स आईटीसी के जितने भी अमाउंट थी वो उस प्रॉपर डिस्काउंट के ऊपर वो आपने अगर वापस लौटा दी है, रिसिपिएंट ने वापस लौटा दी है, तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि उस वैल्यू को हम टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बट हाँ अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपने एक शर्ट आपने बाय की है 1000 रुपए की, ओरिजिनल प्राइस आपका क्या है 1000 रुपए है। इफ द शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ ₹100, अगर दुकानदार ने ऑफर किया है 100 रुपए का, तो एक्चुअल अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर 900 रुपए होगा। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्या डिफाइन करता है, डिस्काउंट 100 रुपए एक्सक्लूड हो गया उस वैल्यू ऑफ द सप्लाई में से, और उस 900 रुपए के हम ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी के रेट को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, इज इट क्लियर? अगर वो डिस्काउंट आपको बाद में पता चल रहा है तो आपको ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। देन फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि उसके ऊपर आपके जो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा आईटीसी का जो अमाउंट है जो उस पर्टिकुलर डिस्काउंट में मिल रहा है वो आपको वापस लुटाना होगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर आपके सेक्शन 15 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट हो चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स लीजिए, क्योंकि इसको मैंने और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, टैबुलर फॉर्म में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है हर चीज को, सारे के सारे फॉर्मूले इसको, तो आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे इनकी पीडीएफ के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी से आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जल्द ही रिस्पॉन्स करेंगे इन द वर्किंग आवर के अंदर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो उम्मीद करूंगी कि आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी इसी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स देंगे तो हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं समझाने में, और ज्यादा पिक्चर्स को और ज्यादा चीजों को हम ऐड करके हम समझा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे देंगे तो नॉर्मल सी बात है हमारे अंदर जो और मोटिवेशन आएगा, और हम लगातार आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो पीडीएफ जो वीडियोस है अवेलेबल करवाते रहेंगे। पता होगा आपको, जैसे कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इन सबके चैप्टर्स को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन पेपर चैनल को भी डिस्कस कर रहे हैं।
राइट, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे 346 वीडियोस यहाँ पे आ चुकी है। सो उम्मीद करूंगे कि आप इस चैनल पर भी विजिट करें और क्वेश्चन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके अपनी जितनी भी आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 4